हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। आज की क्लास में न्यूजीलैंड में हो रहे एक संकट के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, जिसमें पायलट वेल्स को जो अगर समझना है तो ये डॉल्फिन की ही एक प्रजाति है। इनका वजन जो होता है 2300 किलोग्राम तक होता है और ये जो वेल्स हैं कई बार झुंड में तटों पर आ जाती हैं और झुंड में तट पर आने पर फंस जाती हैं और फंसने के बाद ये वापस से पानी में नहीं जा पाती और 6-7 घंटे तक वैसे ही ये बिना पानी के रह लेती हैं, लेकिन उसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। ऐसे ही कई घटनाएं ऑस्ट्रेलिया के तट पर, न्यूजीलैंड के तट पर आए दिन होती रहती हैं। अब इनकी वजह क्या है कि पायलट वेल यहाँ आकर फंसती हैं? तो आज इस पूरी टॉपिक के ऊपर हम पूरी अच्छे से गहराई से समझेंगे। ये आपके 2-3 टॉपिक से रिलेटेड है, यानी ये आपका जीएस पेपर 1 से भी रिलेटेड है और जीएस पेपर 3 से भी रिलेटेड है। इसके बारे में भी थोड़ा सा हम समझेंगे। तो जीएस पेपर 3 जो है आपका, उसमें एनवायरनमेंट रिलेटेड भी, साइंस टेक रिलेटेड भी, और आपका जीएस पेपर 1 में ज्योग्राफी में आप ओशियनिक करंट्स के बारे में पढ़ते हैं। भूगोल दिया हुआ है इसमें, तो उसमें महासागरीय धाराओं के बारे में भी देखते हैं। इसके अलावा यहाँ पर पर्यावरण से जुड़ा हुआ भी ये मुद्दा है, क्योंकि ये जैव विविधता पर खतरा भी है, तो इसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। ये जो न्यूजीलैंड क्राइसिस झेल रहा है, ये क्यों झेल रहा है और समुद्र तट पर ऐसा क्या हो जाता है कि ये पानी से निकलकर वेल्स जो है, पायलट वेल्स, तटों पर आ जाती हैं, बीचेस पर आ जाती हैं और बीचेस पर ये आकर फंस जाती हैं। फिर इनको बड़ा प्रयास किया जाता है कि वापस से जल में चले जाएं, मानव के द्वारा क्रेन्स वगैरह लाई जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सफलता नहीं मिल पाती है। उसकी क्या वजह है? तो अभी हाल ही में एक बहुत बड़ी इंसिडेंट हुई, इसमें हम इस आर्टिकल को देखें तो 38 पायलट वेल्स डाई आफ्टर बीइंग स्ट्रैंडेड ऑन न्यूजीलैंड बीच। यहाँ पे अगर हम चर्चा करें तो न्यूजीलैंड के जो तटीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर क्या हुआ, 38 जो पायलट वेल्स हैं इनकी मृत्यु हो गई है। देखिए, वैसे तो ये स्तनधारी ही है, मैमल्स की कैटेगरी में आती है, जैसे मानव भी एक मैमल है, तो ये पायलट वेल भी एक स्तनधारी है और ये डॉल्फिन की एक प्रजाति है। तो ये स्पीशीज किसकी है? तो डॉल्फिन की है। अब देखिए, यहां पर आप जब भी ये खबर सुनेंगे ना, तो कभी आप ऐसा नहीं सुनेंगे कि एक पायलट वेल की मृत्यु हो गई या 2-3 पायलट वेल की मृत्यु हो गई। इनमें यह आंकड़ा कई जगहों पर तो 100 से अधिक हो जाता है। तो भाई ऐसा क्या होता है कि इतने झुंड में, ऐसे ग्रुप्स में इनकी डेथ होती है? एक अगर हम पिछले महीने की खबर की बात करें तो 24-25 अप्रैल के आसपास की घटना है। इसमें आप देखेंगे तो एटलीस्ट 26 पायलट वेल्स डाई आफ्टर मास स्ट्रैंडिंग इन ऑस्ट्रेलिया। अब यहां पर एक शब्द पर आपको ध्यान देना है, जिसको कहा जाता है स्ट्रैंडिंग। स्ट्रैंडिंग यानी फंसना, धंसना, इसको हम कह सकते हैं, ये स्ट्रैंडिंग से जुड़ा हुआ है। भाई ये शब्द क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? क्योंकि ये जो वेल्स हैं इनका अमूमन औसत वजन 2300 किलोग्राम तक होता है, तो लगभग 2.5 कुंटल के आसपास, 2.5 टन के आसपास इनका वजन है। और इतना भारी जब वजन होता है तो आप समझिए कि हमारे पास एक रॉकेट है जिसका नाम है PSLV। इसी PSLV से हमने चंद्रयान प्रथम, इसी PSLV से हमने मंगलयान, आदित्य L1 इसको भेजा है। और इस PSLV की क्षमता की अगर हम बात करें तो इसकी अधिकतम क्षमता 1750 किलोग्राम उठाने की है। और सोचिए, इन वेल की क्षमता जो है वो 2300 किलोग्राम है। तो हमारा जो एक इसरो का हॉर्स पावर कहा जाता है PSLV को, उसकी क्षमता तक 1750 है। तो आप समझ पा रहे होंगे इसका वजन कितना अत्यधिक है। अब ये इतनी वजनीय जब मछलियां होती हैं, वेल्स होती हैं, ये आकर जब समुद्र के तट पर धंसती हैं तो फिर इनको वापस से जल में ले जाना बड़ा संकट का विषय होता है, और जिसके कारण ये जो मैमल है, स्तनपाई है, ये काफी संकट में है। एग्जैक्ट रीजन फॉर बीचिंग अननोन, बट मैमल्स आर हाईली सोशेबल एंड मे फॉलो पॉडमेट्स इनटू डेंजर। अब ये क्यों ऐसा हो रहा है, इसके सारे कारणों के बारे में आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे कि भाई ये जैव विविधता पर क्यों खतरा उत्पन्न हो रहा है, इसमें क्या मानव जनित कारण है या प्राकृतिक कारण है, क्या ऐसे कारण हैं जिसके कारण इनके ऊपर इतना संकट आ जाता है। तो चलिए इस टॉपिक को गहराई से समझते हैं। शुरुआत करने से पहले आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन है कि जो स्टूडेंट्स
मेंस एग्जाम में ऑप्शनल के लिए परेशान हो रहे हैं, उनके लिए हिंदी माध्यम 4 सब्जेक्ट में ऑप्शन लेकर आ रहा है। 17 जून से इसकी क्लासेस शुरू हो रही हैं। इसमें आपको इतिहास, भूगोल, PSIR पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, राजनीति विज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और हिंदी साहित्य, ये 4 सब्जेक्ट हिंदी माध्यम में हिंदी टीचर्स के द्वारा आपको आसानी से समझाए जाएंगे। क्योंकि देखिए ऑप्शनल सब्जेक्ट में सबसे बड़ी विपदा ये होती है कि यहाँ पर टीचर्स का बड़ा रोल होता है, मेंटोर का बड़ा रोल होता है कि जो आपको सिखा रहा है। आपके पास क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है, आपके पास सिलेबस अवेलेबल है, लेकिन उस सिलेबस को जीएस के पेपर के साथ, क्योंकि 1250 नंबर आपको मेंस की तैयारी करनी है, सी सेट की तैयारी करनी है, आपको इंग्लिश कंपलसरी पढ़ना है, हिंदी कंपलसरी पढ़ना है, प्रीलिम्स को भी तैयार करना है, इंटरव्यू को भी तैयार करना है और उसके साथ साथ ऑप्शनल तैयार करना होता है। तो ऑप्शनल के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कि एक अच्छा टीचर मिल जाना, और हिंदी माध्यम में ये समस्या काफी समय से थी। तो हमने अभी 4 ऑप्शनल बैचेस शुरू किए हैं और ये 17 जून से इनकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो आपको सिर्फ क्या करना है, ऐप या वेबसाइट पर जाना है। इन बैचेस की अभी मिनिमम फीस आपको मिलेगी 15,999 में। आपका पूरा ऑप्शनल टेस्ट सीरीज, नोट्स, सारी चीजें कवर कराई जाएंगी। तो इनमें से आपके लिए कोई भी अगर बेहतर ऑप्शनल है जो आप लोगों ने किसी स्टेज पे सोचा हुआ है कि हमें ये लेना है, तो आप इन बैचेस को एनरोल कर सकते हैं। ऐप या वेबसाइट पर आपको डेमो सेशंस भी इसके मिल जाएंगे, यूट्यूब पर भी डेमो सेशंस हैं, उनसे भी आप आसानी से देखकर डिसाइड कर सकते हैं। मेरा कोड है मनीष लाइव, इसको यूज करेंगे मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप फाउंडेशन बैचेस में जुड़ना चाहते हैं तो हिंदी माध्यम के लिए जो फाउंडेशन बैच है, इसमें 15 तारीख तक आप जो है बैचेस का हिस्सा बन सकते हैं। इवनिंग बैच यहाँ पर चल रहा है, मेरा कोड है मनीष लाइव, इसकी फीस 27,999 है। इस बैच में आपको 18 बुक्स का सेट घर पे डिलीवर होता है। दिल्ली आकर आपको मेंस की तैयारी करने का मौका भी इस बैच के जरिए मिलता है, तो आप इसका भी पार्ट हो सकते हैं। तो ये तो बात हो गई। इसके अलावा कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है कहीं पर भी, तो ये मेरी इंस्टा आईडी है, इस इंस्टा आईडी पर जाइए। एकेडमिक रिलेटेड, एडमिशन रिलेटेड कोई भी समस्या आ रही है आपको, कोई भी छोटा सा भी डाउट आ रहा है, आप यहाँ पर मुझे भेज देंगे। मनीष श्रीवास्तव जीएस से सर्च करेंगे, इंस्टाग्राम पे मैं मिल जाऊंगा। बाकी ये मेरी टेलीग्राम आईडी है, यहाँ से लेक्चर की PDF, बाकी अपडेट्स, और यहाँ पर भी आप डाउट पूछ सकते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक की। हम जिस बारे में चर्चा कर रहे थे कि हुआ यह है कि न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड के तट पर पायलट व्हेल फंस गई हैं, और पायलट व्हेल के फंसने के कारण अभी रीसेंट इंसिडेंट में 38 पायलट व्हेल मर गई। अब इनके साथ दिक्कत ये थी कि एक तो ये बहुत ज्यादा वजन होता है इनमें, दूसरा ये काफी सोशल एनिमल होते हैं। इसकी वजह क्या होती है ये भी हम थोड़ा सा समझेंगे कि क्यों समुद्र के तट पर आकर फंसती हैं। तो इसकी 2 कारण मैं आपको बताऊंगा कि समुद्र के तट पर आने का रीजन क्या होता है, और यहां पर इतनी बड़े मात्रा में इनकी मृत्यु का कारण क्या है, और इसको निपटने के लिए क्या ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं, क्या कोई नीति है, क्या कोई संधि हुई है इस पर, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। अब देखिए न्यूजीलैंड की अगर हम यहां चर्चा करें तो इसके साथ ये प्रॉब्लम है कि न्यूजीलैंड एक तटीय क्षेत्र है, और इस तटीय क्षेत्र के अंतर्गत आप देखेंगे तो यहां पर ये पायलट व्हेल्स बहुत अत्यधिक मात्रा में मिलती हैं। अब ये जो पायलट व्हेल है ये एक सामाजिक जानवर है, ये अकेले रहने, आइसोलेशन में रहना पसंद नहीं करता, इसको झुंड में रहना पसंद है। और झुंड में रहने के लिए ये किसका इस्तेमाल करते हैं, तो ये साउंड वेव्स का यूज करते हैं, यानी तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है इनके द्वारा, और ध्वनि तरंगों के आधार पर एक दूसरे को फॉलो करते हैं। तो ये हमेशा ग्रुप में मिलते हैं। इनके साथ एक और प्रॉब्लम ये होती है कि अगर कोई इनका संकट में है तो उसकी ये जान बचाने कहीं पर भी चले जाएंगे। होता यह है कि कई बार अभी क्या है, आप देखिए मानव जनित घटनाएं बढ़ने लगी हैं। मानव जनित घटनाएं क्यों बढ़ने लगी हैं, क्योंकि हम समुद्रों से ही व्यापार कर रहे हैं, तो समुद्र में बड़ी मात्रा में जहाज चलाए जाते हैं। अब जहाजों की भी अपनी एक शोर होता है, एक प्रदूषण है जहाजों का भी, ध्वनि प्रदूषण। इसके अलावा जो समुद्र है उसमें मानव मल, मलबा, प्लास्टिक और कितना सैकड़ों मात्रा में हम प्रदूषण करते रहते हैं।
तो जो हमारा इकोसिस्टम है, हमारा जो पारिस्थितिक तंत्र है, वो स्वस्थ रहा नहीं है। तो कई बार क्या होता है कि अब जहाजों के संपर्क में आने पर इनकी जो ध्वनि से ही आपस में जो कनेक्शन करते हैं वो डिस्टर्ब हो जाता है, और ये कई बार एक दूसरे से भटक जाते हैं, और कई बार भटकते भटकते ही समुद्र के तटों पर आ जाते हैं। अब एक कोई वेल आकर समुद्र के तट पर फंस गई तो उसकी मदद करने बाकी वेल्स भी आ जाएंगी, क्योंकि ये आपस में संचार करते हैं, अल्ट्रासाउंड्स का भी यूज कर लेते हैं। तो इस कारण ये हमेशा झुंड में होती हैं, और ये जब आती हैं तो समुद्र तट पर फंस जाती हैं। अब दूसरी समस्या है इनका वजन। अब जब वजन इतना अत्यधिक है तो खुद से भी आगे नहीं बढ़ पाती। अब मानव के लिए भी मैंने आपको बताया कि PSLV भी 1750 किलोग्राम का आपका उपग्रह ले जा सकता है, और ये इनका वजन ही 2500 किलोग्राम के आसपास होता है। तो इतनी भारी वजनीय जो वेल्स हैं इनको ले जाने में समस्या होती है। दूसरी, कई बार ऐसा होता है कि ये 6 घंटे 7 घंटे तक सर्वाइव कर जाती हैं, उसके बाद प्रॉब्लम होती है कि सर्वाइव नहीं कर पाती, अधमरी स्थिति में हो जाती हैं। अब ये होता है कि भाई ये वहां पर तड़प तड़प कर मरे, या कई बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि इनको समुद्र में ले जाया ही नहीं जा सकता, तो फिर इनको मार भी दिया जाता है। यूथनेशिया की इन्हीं की लिए कि भाई ये जीवित रहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे, तो उनको जो है मतलब एक तरीके से ह्यूमैनिटेरियन कॉज के कारण इनको कई बार मार भी दिया जाता है। अब इस कारण ये बड़ी मात्रा में आपको ऑस्ट्रेलिया के तट, पोलिनेशिया, इन सारी जगहों पर बहुत अत्यधिक इनकी मृत्यु की खबर आती है। तो डॉल्फिन क्या है? डॉल्फिन की एक प्रजाति मानी जाती है पायलट वेल, जिसकी मैं यहां पर बात कर रहा था। ये पायलट वेल डॉल्फिन की ही एक प्रजाति है, जो कि एक क्या है, स्तनधारी है। इसके बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। ये तो मैंने आपको समस्या के बारे में बताया। तो अगर हम यहाँ पर ये डॉल्फिन्स की बात करें तो ये पायलट वेल्स हैं। इनमें क्या होता है कि इनका नाम पायलट वेल क्यों पड़ा ये भी जान लीजिए। इसमें एक जो होता है ना, जैसे आप एरोप्लेन में बैठेंगे तो एरोप्लेन में सबसे आगे पायलट बैठता है और उसके बाद सारे लोग उसको फॉलो कर रहे होते हैं। तो ये जो पायलट है इसको फॉलो किया जाता है। तो ऐसे ही इसमें एक वेल होती है और उसको सारे लोग पीछे से फॉलो कर रहे हैं, तो इसलिए इनको पायलट वेल्स कहा जाता है कि एक इनका नेतृत्व कर रहा है और फिर बाकी उसको फॉलो करते हैं, तो इसलिए पायलट वेल भी कह दिया जाता है। असल में ये डॉल्फिन की एक प्रजाति है। तो पायलट वेल समुद्री डॉल्फिन की एक प्रजाति है, ये समुद्रों में पाई जाती है। भारत के अंदर जो गंगा डॉल्फिन है तो हमारे गंगा में, नदियों में पाई जाती है, लेकिन ये समुद्र में पाई जाने वाली डॉल्फिन है। तो प्रजाति है जो समूह में यात्रा करती है। सबसे मेन चीज जो है, ये समूह में रहती है, ग्रुप में रहती है, और ग्रुप में इनको कोई लीड करता है, फिर उसको वो फॉलो करती हैं। ये समुद्र तट पर अपने समूह के एक लीडर पायलट को फॉलो करती हैं, और ग्रुप में किसी साथी के घायल हो जाने पर उसके आसपास बड़ी संख्या में इकट्ठा हो जाती हैं। मतलब इनके ऊपर कोई संकट आ जाए तो ये सारे के सारे उसकी मदद करने के लिए चले जाते हैं। अब यही मदद क्या होती है, इनके लिए भी हानिकारक हो जाती है। पायलट वेल्स हमेशा एक साथ रहती हैं, और एक साथ रहने के कारण क्या होता है, ये जो जब भी आगे बढ़ेंगी, तटों पे आएंगी तो वहां फंस जाती हैं। इनके बारे में देखिए, इनका वजन लगभग 2300 किलोग्राम के आसपास होता है। ये जो फिन होते हैं ये बड़े फिन होते हैं जिससे ये तैर पाती हैं, और पीछे वाला जो फिन होता है वो छोटा होता है। इसके अलावा ये 600 मीटर की गहराई तक गोता लगाने में सक्षम होती हैं। इसमें 2 प्रजातियां इनके अंतर्गत पाई जाती हैं, पायलट वेल्स के अंतर्गत, जो डॉल्फिन की ये प्रजाति है। इसकी लंबाई लगभग 8 मीटर के आसपास होती है। इसका जो आगे का चेहरा होता है वो बड़ा होता है, गोल आकार होता है, और एक पॉड जो होता है, मतलब इसके जो ग्रुप होता है उनको पॉड कहा जाता है। उस पॉड में 20 से लेकर 100 पायलट वेल्स तक होंगी। यानी जब भी आपको मिलेंगी मिनिमम 20 से लेकर 100 के बीच में मिलेंगी, और इनमें कोई भी संकट हुआ तो ये जब तटों पर आएंगी तो इतनी सारी फंस जाती हैं। अभी देखिए, इन्हीं के लिए कुछ जगहों पर क्या किया गया है, एक ट्रीटी की गई, एक संधि की गई है। और संधि करने के बाद, क्योंकि भाई ये समस्या तो आए दिन होती रहती है, पिछले साल भी हुई थी जिसमें 100 से ज्यादा वेल्स संकट में आई थी, तो इनके बीच में कुछ देशों ने आपस में जो है एक संधि करी, जिसमें कुक आइलैंड्स, फ्रेंच पोलिनेशिया, न्यूजीलैंड और टोंगा, इन सारे देशों ने कहा कि हम क्या करेंगे, हम पायलट वेल्स को एक लीगल पर्सनहुड की तरीके से रखेंगे। देखिए, वैसे ये जो विषय है आपने भारत में सुना है कि NGT शुरू किया गया, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ये जिसकी तर्ज पे शुरू किया गया वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड था। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने प्रकृति को बचाने के लिए अलग से वहां पर एक ट्रिब्यूनल बनाया, कि जैसे हमारी कोर्ट्स आपराधिक मामले या सिविल मामलों के बारे में सुनवाई करती है। NGT जो है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये जितने पर्यावरण से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनके ऊपर ये पूरी कार्रवाई करती है। तो NGT इंडिया में यहीं से शुरू हुआ। तो आप यहां पर देखिए ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इन द्वीपों में तो एक बहुत ही ज्यादा आपको एक आसान सी चीज मिलेगी कि प्रकृति को ये जीवित प्रणाली मानने लगे, नदियों का संरक्षण करने लगे, जीवों का संरक्षण करने लगे। तो यहां पर ये जो पायलट वेल्स फंस जाती थी, इसको लेकर इन चारों लोगों ने संधियां करी। ये पुरानी बात है
मतलब अभी रिसेंट अपडेट नहीं है, इसको लीगल पर्सनहुड की बात रखी गई, जैसे इसमें कुक आइलैंड है, फ्रेंच पोलिनेशिया है, न्यूजीलैंड का एटोरिया है और टोंगा है। इन्होंने कहा कि हम जो है एक, जैसे हमारे पास एक लीगल राइट्स हैं, हम कोर्ट में जाकर केस लड़ सकते हैं, हमारे पास कई फंडामेंटल राइट्स हैं, तो ऐसे ही इन मछलियों के लिए इन चारों देशों ने ये कहा कि भाई हम जो एक संधि कर रहे हैं और इनको एक लीगल पर्सनहुड की तरीके से मान्यता दे देंगे। मतलब एक जीवित प्रणाली है जिसके ऊपर न्यायिक तरह की प्रक्रिया की जाएगी कि भाई ये मर गई तो इनके ऊपर केस लगाया जाएगा कि भाई ये परिस्थितियां क्यों हुई, उस देश का ज्यूरिडिक्शन लाया जाएगा और उसके तहत यहाँ पर जागरूकता फैलाना, इनकी सुरक्षा देना और हर तरीके से सैटेलाइट से इनके ऊपर निगरानी रखना कि ऐसा ना हो जाए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब पहली वेल आ रही होती है तभी तो दूसरी उसको फॉलो कर रही होती है। अगर इससे अर्ली वार्निंग सिस्टम क्रिएट कर दिया जाए, जैसे कोई एक वेल आ रही है तो उसी समय इनको वापस से समुद्र में वापस भेज दिया जाए तो ये आसानी से बच सकती है, इनको रेस्क्यू किया जा सकता है। तो इतनी बड़ी जो मास इनकी जो मृत्यु होती है, एक बड़े स्तर पर जो मृत्यु होती है, उसको कम किया जा सकता है। तो वेल्स एंड डॉल्फिन नाउ हैव लीगल पर्सनहुड इन द पैसिफिक, यानी प्रशांत महासागर में इन चारों देशों ने संधि करके इनको लीगल पर्सनहुड की तरीके से रखा है। मतलब इनके ऊपर ज्यूरिडिक्शन यानी न्यायिक प्रक्रिया के तहत इनको सुरक्षा देने की बात रखी गई है। तो लेकिन ये कहा गया है बट वन ट्रीटी वॉन्ट बी इनफ टू प्रोटेक्ट देम, और इसमें यह भी बात है कि सिर्फ एक संधि से कुछ नहीं होगा, सभी लोगों को यहां पर व्यापक तौर पर जागरूकता भी लानी होगी और इनके लिए सोचना भी चालू करना होगा। अब देखिए यहां पर बात जो मैंने आपको बताई कि ये सबसे पहले पॉड्स जो होता है इनका, उसमें 20 से लेकर 100 पायलट व्हेल्स तक है। दूसरी बात हमने ये करी कि भाई इनका वजन बहुत अत्यधिक है और प्रशांत क्षेत्र में ये ज्यादा सक्रिय है। अब उस क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों के कारण ये आपस में संचार करने में असक्षम हो जाती हैं और संचार इनका कई बार टूट जाता है तो ये तट पर आ जाती हैं, और जब संचार टूट जाता है, तट में ये गंभीर स्थिति में आ जाती हैं, तो फिर ये सिग्नल्स भेजती हैं, ये कई संकेत भेजती हैं और इस संकेत को फॉलो करते हुए पूरा झुंड जो पॉड है इनके पीछे आता है और वो भी समुद्र के तटों पर फंस जाता है। और इसके कारण ये इतनी बड़ी विपदा आ जाती है। तो इसमें देखा गया कि पिछले साल भी 100 से ज्यादा पायलट व्हेल्स की मौत हुई थी, न्यूजीलैंड समेत। ऑस्ट्रेलिया की भी बात करें तो पिछले साल कुछ सालों से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के तटों पर पायलट व्हेल्स की मौत की लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं। और पिछले साल जुलाई में भी ऑस्ट्रेलिया में करीब 100 पायलट व्हेल समुद्री तट पर पहुंची थी, इनमें से 51 की मौत हो गई थी। वहीं स्कॉटलैंड में भी पिछले साल 55 पायलट व्हेल्स मारी गई थी। साल 2022 में न्यूजीलैंड के दो अलग अलग घटनाओं में करीब 500 व्हेलों के फंसने से इसी तरह मौत हो गई थी। और 2020 में इसी तरह ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया में 450 से ज्यादा पायलट व्हेल्स की मौत हुई थी। तो ये इतने सारे आंकड़े हमको कहीं ना कहीं दर्शा रहे हैं कि ये साल दर साल ये बढ़ता जा रहा है और इसकी वजह जो है वो मानव जनित ही है। मतलब प्राकृतिक तो है, इनको प्रकृति ने ऐसे बनाया कि झुंड में रहेंगे, ये समुद्रों पर आ जाएंगे, फिर अपने अनुसार ये वापस चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो समस्या हो रही है कि कई बार जो इनका संचार टूट रहा है वो मानव के अत्यधिक शोर के कारण टूट रहा है, बहुत अत्यधिक प्रदूषण के कारण टूट रहा है, जो तापमान लगातार समुद्र का बढ़ रहा है उसके कारण इनमें विचलन हो रहा है, जो कि जलवायु परिवर्तन से भी हम जोड़ सकते हैं। तो भाई कारण क्या है इनकी मौत के, तो क्यों होती है पायलट व्हेल्स की मौत? तो अगर कोई एक व्हेल कहीं फंस जाती है तो बाकी सब भी उसके पीछे जाने लगती हैं। यही वजह है कि समुद्र तट के किनारे ये इतनी सारी व्हेल्स की मौत हो रही है। बताया जाता है कि कई बार कोई एक व्हेल किनारे पर आ जाती है और फिर तकलीफ में दूसरी व्हेलों के पास संकेत सिग्नल्स भेजती है, फिर उस सिग्नल को फॉलो करते हुए सारी व्हेल्स आ जाती हैं और उस व्हेल के सिग्नल्स मिलने पर दूसरी व्हेल्स भी उसके पास आने लगती हैं और फंसती चली जाती हैं। पानी का स्तर कम होने पर कई बार ये भटक भी जाती हैं। इसके अलावा कुछ अन्य कारण भी हैं, जिसमें समुद्र का में चलने वाले ये जहाज, अब देखिए इतने बड़े बड़े जहाज हैं और इनका शोर कितना होता होगा समुद्र के अंतर्गत। और ध्वनि के बारे में आपको पता है कि ध्वनि सबसे धीमी चलती है वायु में, उससे तेज चलती है जल में और सबसे तेज चलती है ठोस में। तो जल में इनकी ध्वनि और बढ़ जाती होगी। तो सागर में चलने वाले विशाल जहाजों से इतना शोर हो रहा है कि इन विशाल स्तनपायी जीवों को ना सिर्फ खाना बल्कि अपने साथी तलाशने में भी मुश्किल हो जाती है। इसके अलावा शोर के कारण व्हेल मछलियों के बीच होने वाले संचार और संपर्क बेहद प्रभावित हो रहे हैं और यही कारण है कि व्हेलों की संख्या में चिंताजनक स्तर पर गिरावट आ चुकी है। और इसको लेकर पैसिफिक में, प्रशांत में कई, जैसे कुक आइलैंड्स है, टोंगा आइलैंड है, न्यूजीलैंड है, इन्होंने संधि करी है, लेकिन उसमें और सुधार की जरूरत है, नहीं तो इस तरह की घटनाएं और भी लगातार होती रहेंगी। तो आशा करता हूं जो चीज मैंने आपको यहां समझाने का प्रयास किया है वो आपको समझ में आई होगी, जिसमें हमने पायलट व्हेल्स की मृत्यु और उनके अन्य कारणों को देखा। तो आशा करता हूं कि आपको समझने आ गया होगा। अगर आ गया है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएंगे। बाकी आप सारे लोग के लिए एक और टॉपिक है
इंडिया के संदर्भ में इसको थोड़ा सा देखते हैं कि भारत में जो होती है, इंडिया में जो होती है, उसको आप गंगा डॉल्फिन कहते हैं, जो भारत की राष्ट्रीय मछली भी है, नेशनल फिश भी है, आप गंगा डॉल्फिन को कहते हैं। यहाँ पे हम दो क्वेश्चंस को सॉल्व करके इंडिया के टर्म्स में इनको समझने का प्रयास करेंगे डॉल्फिन के संदर्भ में। तो डॉल्फिन गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के अलवण जल में पाई जाती हैं, मतलब ये ताजे पानी में पाई जाती हैं। डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार राज्य में स्थित है और डॉल्फिन की उपस्थिति नदी के स्वास्थ्य का एक संकेतक है। अगर ये नदी में है तो नदी के अंतर्गत प्रदूषण कम है, ये बताती हैं। ये भारत के संदर्भ में ये प्रश्न मैंने आपको दिया है। तो डॉल्फिन गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जल में पाई जाती है, बिल्कुल सही पॉइंट है। डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार राज्य में स्थित है और डॉल्फिन की उपस्थिति नदी के स्वास्थ्य को संकेत करती है। तो यहाँ पर केवल 3 नहीं, यहाँ सभी 3 की बात करेंगे हम, तो सभी 3 सही है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। एक क्वेश्चन और करते हैं। गंगा डॉल्फिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये दुनिया में ताजे पानी की डॉल्फिन की एकमात्र प्रजाति है। तो डॉल्फिन की जो प्रजाति है वो गंगा डॉल्फिन में पाई जाने वाली एक प्रजाति है। तो ये दुनिया में पाई जाने वाली डॉल्फिन की एकमात्र प्रजाति है क्या? तो नहीं भाई, ये एकमात्र प्रजाति तो नहीं है। इसे अनुसूची 1 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है इंडिया का, उसकी अनुसूची यानी शेड्यूल 1 के तहत वर्गीकृत किया गया है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। बिहार के भागलपुर जिले में विक्रमशिला गंगात्मक डॉल्फिन अभ्यारण्य भारत का एकमात्र अभ्यारण्य है जो गंगा के डॉल्फिन के लिए, पिछले क्वेश्चन में भी था। तो ये तीसरा और दूसरा सही है, तो दूसरा और तीसरा सही होने पर यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। तो इनके बारे में भी नोट कर लेंगे, जो जानकारियां मैंने एक्स्ट्रा आपको दी हैं और ये मुद्दे के बारे में भी आपको समझाया है। तो आशा करता हूँ ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। बाकी ऑप्शनल बैचेस की क्लासेस 17 जून से स्टार्ट होने वाली हैं, इनको आप एनरोल कर सकते हैं। मेरा कोड मनीष लाइव यूज करके आप 15,999 में इस बैच को एनरोल कर पाएंगे। साथ साथ मेरे कोड को यूज करने पर आप फाउंडेशन बैच में भी एनरोल कर सकते हैं। इसकी फीस 27,999 है। 18 बुक्स का सेट आपके घर पर डिलीवर होता है। आपको सी सेट की क्लासेस, करंट अफेयर्स प्रोग्राम, साथ में आपको मेंटोर इसमें अलॉट किया जाता है। दिल्ली आकर पढ़ने का मौका ये आपको बैच देता है। ज्योग्राफी सब्जेक्ट से इसकी क्लासेस शुरू हो रही हैं। ये लाइव क्लासेस शाम 6 बजे से हैं। इसमें आप एनरोल करके इसका हिस्सा बन सकते हैं। बाकी कहीं पर भी कोई दिक्कत आती है तो ये मेरी इंस्टा आईडी है, इस पर डायरेक्ट जाकर आप क्वेश्चंस को पुट कर सकते हैं। और बाकी ये मेरी टेलीग्राम आईडी है, यहाँ से आपको इस लेक्चर की PDF भी मिल जाएगी। तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा ये सीरीज़ आपको हमारी कैसी लग रही है। इसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है जिसमें हम रोज़ाना कोई ना कोई ऐसे टॉपिक्स को कवर करते हैं। मिलते हैं किसी अगले सत्र में कई नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप ध्यान रखेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।